अस्सलाम वालेकुम। लिक्विड पोर्शन हमने चैप्टर नंबर 4 का तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले सॉलिड की चंद प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा। डेफिनेशन असल में प्रॉपर्टीज़ ही हैं। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जी सॉलिड की। सॉलिड हमारे पास एक ब्रिक जो है ये सॉलिड की एग्जांपल है। ब्रिक की हम एग्जांपल लेके ना सारे के सारे सॉलिड को हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ये जो ईंट होती है, ईंट हमारे पास क्या है, सॉलिड की एग्जांपल है। अब देखते हैं जी, सबसे पहली बात ये होती है कि इन द केस ऑफ सॉलिड इनकी फिक्स शेप होती हैं। फिक्स शेप पहले नंबर पे सॉलिड की शेप जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। सेकंड नंबर पे इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। हैव फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। सॉलिड हैज फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। थर्ड नंबर पे सॉलिड के पास सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। सॉलिड हैज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब ये होता है ये अपने सेंटर के पास थोड़ा सा मूव करते हैं। वाइब्रेशनल मोशन क्या मतलब है वाइब्रेशनल मोशन का? कहते हैं अगर सॉलिड को मैं थोड़ा सी को जूम करके देखूँ ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एटम्स कुछ इस तरह अरेंज हुए हुए हैं। एक ख़ास तरतीब के साथ सॉलिड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट होती है। अब ये वाली तरतीब अगर देखें तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ इस एटम की बात करूँ तो मैं कहूँगा ये वाला एटम्स मूव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता? अगर गौर करके देखा तो इसके ऊपर भी एक एटम है, इस लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, नीचे इसके फ्रंट पे भी एक एटम होता है, बैक पे भी एक एटम होता है, जिसकी वजह से इसकी मोशन बहुत कम होती है। सही है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर जो मोशन पाई जाती है वो हमने लिखी थी वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन होता है कि अगर सॉलिड का पार्टिकल यहाँ पे है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चला जाए या थोड़ा सा यहाँ पे चला जाए, यानी कि अपने सेंटर से थोड़ा सा इस तरह मूव करता रहे। इस चीज़ को हम वाइब्रेशनल मोशन का नाम देते हैं। इस चीज़ को वाइब्रेशनल मोशन का नाम दे रहे होते हैं। ये चंद प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मसलन इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है लो होती है, लो काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट बात फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। अब इसके बाद हमारे पास सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है? ये ठोस होते हैं, लिक्विड सॉलिड नहीं होते। तो सॉलिड हार्ड कहेंगे, सॉलिड तो ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या होता है? हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है? सख्त, यानी कि ईंट वगैरह की एग्जांपल ये सख्त होती है। अगर लिक्विड या गैसेस की एग्जांपल लेते हैं तो ये सख्त नहीं होते। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये आपने पहले भी लफ्ज़ सुने होंगे दोनों के दोनों। सही है। क्वेश्चन मेरे पास ये आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है, किन किन चीज़ों में फ़र्क है जी? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एंड एमॉर्फस सॉलिड, एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या फ़र्क है? ये हमारे पास पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए। ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन ही, लॉन्ग क्वेश्चन में आज तक नहीं आया हुआ। इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। सबसे पहले बात करते हैं जी इनमें फ़र्क की बात की है। फ़र्क जब भी आए तो आपने क्या करना है? दरमियान में एक लाइन लगानी है, लाइन लगा के इन दोनों के दरमियान में फ़र्क लिख देना है। सही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के दरमियान फ़र्क लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दरमियान में लाइन लगाएं, एक साइड पर लिखें जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो हम लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस लफ्ज़ी मतलब अगर देखें ना, एमॉर्फस का मतलब होता है बेशक्ल। एमॉर्फस AMOR, एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है बेढंगा या बेशक्ल, यानी किसी को खास शक्ल ना हो, उसको हम एमॉर्फस का नाम देते हैं। एमॉर्फस सॉलिड। पहले इसको समझ लें एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ़र्क क्या है, बाद में सारी बातें लिख लेंगे, 2-3 पॉइंट लिखेंगे।
अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करता हूँ ना, इसमें ना एटम्स बिल्कुल एक ख़ास तरतीब के साथ इस तरह जुड़े होते हैं, इस तरह एक ख़ास तरतीब होती है, इसे हम कहते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये हमारे पास क्या है जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस तरह कुछ एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। अब बात करता हूँ एमॉर्फस सॉलिड की। यहाँ पे भी एटम्स एक दूसरे के करीब करीब तो होते हैं, लेकिन इनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, इनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होगी। यहाँ पे कुछ अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे हो के इस तरह जुड़े होते हैं। यानी अगर आपको ख़ास तरतीब ढूंढना चाहेंगे ना इनमें कि ख़ास तरतीब ढूंढ लें, कोई ख़ास तरतीब नहीं मिलेगी आपको इस तरह कुछ। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, देखें एटम्स क्या हुए हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, चेक करें इस तरह। अगर मैं चेक तो देखूँ ख़ास तरतीब है, जितने भी एटम जुड़े हैं कुछ इसी तरह जुड़े। लेकिन यहाँ पे बात करता हूँ, मैं पहली लाइन तो बिल्कुल सही ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन दूसरी लाइन में क्या आता है, ये नीचे इस तरह, तीसरी लाइन में तकरीबन ले जी। लेकिन अगर यहाँ बात करता हूँ, ये चेक करें, ये कोई ख़ास तरतीब नहीं बन रही इनकी, सही। इसे कहते हैं जी जिसमें ख़ास तरतीब एटम्स की ना हो उसको हम एमॉर्फस सॉलिड का नाम देते हैं। जिसमें एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल की जो ख़ास तरतीब हो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम दे रहे होते हैं। चलिए ये है, सबसे पहली बात लिखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या आता है, दो सॉलिड एसेटोस, दो सॉलिड ऐसे सॉलिड जिसमें क्या है, विच हैज या which have regular arrangement, जिसमें एक ख़ास तरतीब होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। पहले नंबर पे एटम आ जाएगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम दे रहे होते हैं, जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल की एक ख़ास तरतीब होती है। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जिसमें ख़ास तरतीब नहीं होगी उसको हम एमॉर्फस, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेशकल या बेढंगे। दो सॉलिड ऐसे सॉलिड जिसमें क्या है, दो सॉलिड इन विच या विच हैव, इस तरह का विच हैव, जिस तरह हमने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम कोशिश करते उसी तरह लिख लें, विच हैव नॉट, बस नॉट आपने लिखना है, हैव नॉट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड molecules is called amorphous solid। इसको हम amorphous solid का नाम दे रहे होते हैं, सही। जिसमें ख़ास तरतीब हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें ख़ास तरतीब ना हो amorphous solid कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ना सेकंड नंबर पे जो आपने बात करनी है ना, वो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सही। दिस सॉलिड, ये जो सॉलिड है इनके खास ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके क्या होंगे, दे डोंट हैव या दे हैव नॉट, ये नहीं रखते, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब मैंने वर्ड लिखा है शार्प का क्या मतलब है, शार्प वर्ड लिखा है, तेज नहीं। शार्प हम हमेशा समझ रहते हैं जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये तेज मेल्टिंग पॉइंट होंगे, ज़्यादा होंगे, नहीं, हरगिज़ मतलब नहीं है। अब देखें, अगर बाद में हम किसी चीज़ को हीट करते हैं ना, अब मैंने किसी भी सॉलिड को लेके यहाँ पे ना, कोई भी मैंने रबड़ ले ली है या चीनी ले ली है, कोई भी सॉलिड लेते हैं ना, उसको आप करना शुरू करते हैं हीट। कहते जब आप इसको हीट करते हैं ना, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद पता चलता है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरे का पूरा सॉलिड पिघल गया है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरे का पूरा सॉलिड पिघल गया है। अगर एक ही टेम्परेचर पर पूरे का पूरा सॉलिड पिघल जाता है, उसको हम कहते हैं ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, शार्प। अब मैंने दूसरे लेवल पर लिखा जी, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका सॉलिड ना पिघलना शुरू होता है, आप ना नोट कर लेते हैं टेम्परेचर, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, कोई भी सॉलिड में रबर लेके,
जो रबर है ना, इसको लेके मैं इसको ना यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ, तो पता चलता है ये तकरीबन मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, सही है, तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होना शुरू हो गई है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट होती रही है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट होती रही है। अब ये जो एक रेंज बनी है ना 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट ही हो रहा है, इसको कहते हैं कि ये शार्प नहीं है। शार्प होगा जो एक ही टेम्परेचर पर सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, सारे का सारा सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, उसको हम कहते हैं ये शार्प नहीं है। तो ये शार्प है और जिसमें एक रेंज हो कि 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो पिघलते ही रहे, तो हम कहते हैं ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अमोर्फस सॉलिड के इस तरह के होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लास्ट वाली बात जी, चंद एक एग्जांपल दें, बात को ख़त्म कर देते हैं। सही, एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे ना कोई भी फार्मूला लिख दें जो आपने याद किए हुए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। चलिए जी, पहले मैं सबसे पहले शुगर का बात कर देता हूँ जी, जो अमूमन हमें पता है शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। NaCl आम खाने का नमक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके बाद हमारे पास KCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaBr क्रिस्टलाइन सॉलिड है, K2SO4 क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ले जी, इतनी बहुत एग्जांपल है। K2SO4, आयरन, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स है ना 2-3, इसके भी एग्जांपल याद रख लीजिएगा। ये बाज़ दफ़ा ना पेपर के अंदर क्या करते हैं, एग्जांपल्स देके क्या देते हैं ये कौन सा सॉलिड होगा, या इनमें से कौन सी एग्जांपल अमॉर्फस सॉलिड की होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की होगी। सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे रबर क्या होती है, जो टायर वगैरह बने ये रबर के बने होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर है प्लास्टिक, अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है। प्लास्टिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। सही है, जो ग्लास है ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, अमॉर्फस सॉलिड की। ये चंद एक एग्जांपल याद रख लीजिएगा, अगर पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कम से कम इतना लिख दीजिएगा, कम से कम टर्म का पता हो जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स की अरेंजमेंट खास होती है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, एटम्स की अरेंजमेंट को खास नहीं होती। सही है, इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल चंद एक NaBr KBr जो भी फार्मूला आता है ना आप यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रबर, प्लास्टिक और ग्लास वगैरह, ये हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स हैं।